हेलो बच्चों, मैं रंजीत सिंह एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर। बच्चों, हम लोग स्टार्ट किए हुए थे केमिकल काइनेटिक्स और कल ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ सम टाइम मैंने आपको केवल एक फर्स्ट ऑर्डर पे 30 to 35 मिनट का लेक्चर दिया था। लेकिन बच्चों, आज जो लेक्चर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर को कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हम अपना लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में बच्चों हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। बच्चों, हमने देखा था कि लगभग ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल बातों को हमने कवर कर दिया था। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ और बेहतरीन सी बात। बच्चों, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है 3A + 4B और इससे बच्चों प्रोडक्ट बनता है 5C। अगर ये रिएक्शन मोलर रेशियो में हो रही हो, सपोज एट T=0 इसका A मोल हो और इसका B मोल हो, और अगर A:B ये बराबर हो किसके बच्चों, ये बराबर हो 3:4 के, तो अब जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो बहुत बेहतरीन जानकारी है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों बताओ, A के लिए और B के लिए हाफ लाइफ सेम होगा या अलग अलग होगा अगर रिएक्शन फॉलो कर रहा हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वगैरह में तो नहीं दिए रहते हैं। यहाँ पे क्या विशेषता है जरा आप समझना, यहाँ पर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है। और जब आप बोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि सारे क्वेश्चन में ना तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट वेरी करेगा और ना ही रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट वेरी करेगा। जो भी कुछ एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, उन सारी चीज़ों में आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उन सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट भी कितना होता है सरकार, 1 होता है। और रिएक्टेंट के मोलर कोफिशिएंट के 1 होने के साथ साथ और देखोगे तो रिएक्टेंट का नंबर भी कितना होता है, 1। तो हमने यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट भी बदल दिया है और नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी बदल दिया है। अगर कोई बच्चा ऊपर देखेगा तो कहेगा सर T12 जो होता है सर वो तो होगा 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन K होता है, तो इसके सामने सर 3 है तो मैं लिख दूंगा 3K। और सर T12 की अगर बात की जाए सर तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 4K। और सर मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ और सर T12 डजंट इक्वल्स टू T12 सर इसमें चेक क्या करना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। नहीं, कई बार ऐसा होता है जो दिख रहा हो वो होता नहीं, इसलिए बातों को काफ़ी गौर से समझ लीजिए। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि एक्चुअली T12 बराबर है या नहीं। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा और साथ साथ नॉलेज की भूख भी रखनी पड़ेगी। इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम चीज़ों को जान पाएंगे, तभी हम चीज़ों को बच्चों सीख पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, और ये मेरा मानना है पर्सनली कि जो नॉलेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंस है। कितना आप धैर्य रखते हैं, कितना आप धैर्य के साथ चीज़ों को सुनते हैं, कितना धैर्य के साथ आप चीज़ों को पढ़ते हैं और कितना धैर्य के साथ आप नीट, जेईई या बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वही डिसाइड करता है आपके मार्क्स को और वही बताता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। बच्चों, अगर किसी टाइम टी पर ये रिएक्ट कर जाए, तो अगर किसी टाइम टी पर ये रिएक्ट कर जाएगा तो जरा देखो क्या स्थिति होगी, मैं आपको बता देता हूं। ये था A और ये था B, ये T=0 पे 0 रहेगा। लेकिन किसी टाइम T पर मान लीजिए इसका 3x मोल टूटा, तो इसका कितना मोल टूट जाएगा, 4x, और ये कितना बन जाएगा, 5x, क्योंकि इसके 3 मोल इसके 4 मोल से कंबाइन करके इसका 5 मोल बना रहे थे। तो ठीक उसी तरह से इसका 3x मोल इसके 4x मोल से कंबाइन करके इसका बच्चों 5x मोल बनाएगा। अब अगर हम A पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एप्लीकेशन करें तो जरा देखिए कैसी स्थिति सामने आएगी। अप्लाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट लॉ, चलो इस G को हटा देते हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझ लेना। अप्लाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस पे, A पे। तो जब A पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाओगे तो जरा बच्चों देख लो कि क्या हो जाएगा, K इंटू T इक्वल्स टू 2.303 log R0 यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T=0 अपॉन RT यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KT = ln
ln कर दूंगा 2.303 गायब हो जाएगा, कल के लेक्चर में मैंने बता रखा है। अब यहाँ बेस ही आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है आप जान लीजिए, अगर log x बेस y इज इक्वल टू a है तो y की पावर a x के बराबर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log एंड दिस इज द मैटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप जानते रहिएगा। यहाँ पर बच्चों बेस e है तो e की पावर जो kt होगा सरकार वो किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन a माइनस 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी a इंटू ई टू द पावर के टी माइनस 3 इंटू ई टू द पावर के टी इंटू एक्स इज इक्वल टू a। अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड में ले आ लेते हैं, तो यहां से हमको पता लग जाएगा कि बच्चों 3 ई टू द पावर के टी इंटू एक्स ये बराबर हो जाएगा a ई टू द पावर के टी माइनस a। इस a को इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला आया। यहाँ से x जो हो जाएगा सरकार वो क्या हो जाएगा जरा देखो, यहाँ से जो x हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा क्या, a अपॉन 3 ई टू द पावर के टी और इंटू ई टू द पावर के टी माइनस a अपॉन 3 ई टू द पावर के टी हो जाएगा। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ई टू द पावर के टी ई टू द पावर के टी से कट जाएगा और x क्या आ जाएगा, a बाई 3 को अगर कॉमन कर दूं तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर के टी और ये ई टू द पावर के टी ऊपर चला जाएगा तो x कितना आ जाएगा, a बाई 3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी आ जाएगा बच्चों। और अगर ये माइनस के टी आ गया तो ज़रा ध्यान से देखते जाओ, हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी बात ऐड नहीं की है कि बच्चों जब मोलर कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे k के सामने 3 ऐड करना मस्ट है या नहीं है, तो जहाँ है यहाँ 3kt, यहाँ भी 3kt, यहाँ भी 3kt, यहाँ भी 3kt, यहाँ भी 3kt आता चला जाएगा। और बच्चों फाइनली यहाँ 3kt, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा और फाइनली यहाँ भी 3 आ जाएगा। यानी कि जब हम a पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे तो रिमेंबर हियर मोलर कोफिशिएंट इज नॉट 1, इट इज 3, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर 3 जस्ट बिफोर द k। Why जस्ट बिफोर द k? ये मैंने प्रूफ कर रखा था जीरो ऑर्डर में, बार बार प्रूफ करूंगा तो मेरा समय वेस्ट होगा। सेम प्रोसीजर को लेके चलना है, यानी कि आपको रेट लॉ लिखना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन जब आप रेट लॉ लिखेंगे तो अगर मोलर कोफिशिएंट 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 के अलावा कुछ और है तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, जो मैंने जीरो ऑर्डर में प्रूफ करके दिखाया है। सेम प्रोसीजर हमेशा लेके चलेंगे। वहां से मैंने एक रिजल्ट निकाला था, फिर बाकियों के लिए शॉर्ट ट्रिक बना दिया था कि जो भी हो मोलर कोफिशिएंट वही के सामने लिख दो, वही आता है। अब बच्चों अगर x इतना आ गया किसके लिए, x इतना आ गया a के लिए, तो सिमिलरली ठीक इसी तरह से बच्चों जो x आएगा b के लिए वो b बाई 4 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4kt आ जाएगा, पूरा का पूरा इसी प्रोसीजर से। तो बच्चों जब इतनी बात आ जाएगी तो सबसे पहले जरा देखो कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं। अगर कोई रिएक्शन किसको फॉलो कर रही हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, और रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो जरा देखना बच्चों, अगर x यानी कि डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो बताओ अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाए तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, यानी 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट। ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम वैल्यू जो x की हो सकती है वो b बाई 4 के बराबर हो सकती है। पता नहीं समझा या नहीं समझा, ध्यान से सुन लो, लिखूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। t मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, हो सकता है अगर t मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा बच्चों तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट। 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट में e टू द पावर इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट के बराबर, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0, तो x की मैक्सिमम वैल्यू b बाई 4 के बराबर आ जाएगी। बच्चों अगर हम b के लिए लिख रहे होंगे तो अधिकतम x कितना हो सकता है, b बाई 4, t की कितना भी समय इनफाइनाइट ले लें। और ठीक उसी तरह से अगर हम a के लिए ले रहे हैं
तो अधिकतम a कितना टूट सकता है बच्चों, ठीक सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो a/3 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ टाइम इनफाइनाइट करोगे तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन a/3 होगा, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अभी मैं अपनी बात पे नहीं पहुंचा हूं कि सर इसके लिए और सर इसके लिए हाफ लाइफ सेम होगा या सर अलग अलग होगा। बच्चों थोड़ा सा मौका दीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में बातों को कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब यहां मैंने इतना देखा कि बच्चों जो भी रिएक्टेंट है, चाहे ए हो और चाहे बी हो, उसका मैक्सिमम कितना अमाउंट टूट सकता है, अधिकतम कितना अमाउंट टूट सकता है। तो अगर उस टर्म में बात करें तो x की अधिकतम वैल्यू जो हो सकती है वो b/4 हो सकती है, और ए के केस में x की अधिकतम वैल्यू जो हो सकती है वो a/3 हो सकती है। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे। मेरी बात क्या है कि हाफ लाइफ के बारे में सर कुछ बताओ, हाफ लाइफ सेम होगा या नहीं होगा सर, इसको बताओ। सर आपने तो बता दिया था कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है सर, तो ऐसे केस में तो हाफ लाइफ सेम होता है। लेकिन अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो ना कर रही हो तो ऐसे कंडीशन में हाफ लाइफ क्या होगा। तो आओ बच्चों देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में हाफ लाइफ क्या होगा। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ बी की सरकार, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ बी है किसी टाइम t पर b-4x। ठीक है, अगर मैं टाइम ले दूं t हाफ, तो जरा बताओ टाइम अगर t हाफ कर दूंगा तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा b का वो कितना हो जाएगा, b/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, b-4x के। यहां से बच्चों x की जगह अगर मैं a में जो x की वैल्यू निकाला था वो रख दूं, a के लिए x की वैल्यू क्या निकाला था, पीछे जरा देखिए, निकाला था a/3 1 - -e⁻ निकाला था। अगर x की वैल्यू a वाला रखेंगे, क्यों a वाला रखेंगे, क्योंकि मुझे a और b में रिलेशन चाहिए। -4 x की वैल्यू कितनी थी, a/3 1 - e⁻ कितना आया था, 3kt। अब यहाँ पे t क्या हो जाएगा, t हाफ, और किसका t हाफ, b का, क्योंकि यहाँ हम किसका t हाफ कंसीडर किए हैं, b का। अब यहाँ एक ही चीज ध्यान रखना, ये जो x है वो b वाला x नहीं रिप्लेस करूंगा, a वाला x रिप्लेस करूंगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमें a और b में रिलेशन चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई, उम्मीद करता हूं कि जरूर आई होगी। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -b/2 इज इक्वल्स टू -4a/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 - e⁻−3k t हाफ ऑफ b हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, जरा आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3b/8a, और ये बराबर होगा 1 - e⁻−3kt हाफ ऑफ b के बराबर होगा बच्चों। अब अगर आपने इतनी चीजों को कर दिया है तो जरा इसको इधर लेके चले जाओ, e⁻−3kt हाफ ऑफ b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 - 3b/8a। इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला आया, e⁻−3kt हाफ ऑफ b। मेडिकल वाले बच्चों की थोड़ी बैंड बज जाती है, अपनी बैंड बजवा लेना, बैंड बजवा लोगे बेटा तो थोड़ी नॉलेज आ जाएगी यार। मैथमेटिक्स की जरूरत है, अब या तो डायरेक्ट बोल दूं, और अगर आप सारी चीजों को डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे तो यूज करना पड़ेगा मैथ का। तो आप जरा देखो 8a-3b/8a हो गया, दोनों तरफ का नेचुरल लॉग ले दो, तो ln e⁻−3kt हाफ ऑफ b, ये बराबर हो जाएगा किसके, ln 8a-3b/8a। बच्चों सेम बेस पे किसी वैल्यू, लॉग की वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी अगर कहीं लिखा है log x बेस x तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो जरा देखो सेम बेस पे वैल्यू 1 होती है, तो और ये भी प्रॉपर्टी जानते रहिएगा कि log x की पावर y ये बराबर होता है y log x के, तो जो पावर में होगा वो सामने आ जाएगा, यानी -3kt हाफ ऑफ b, ये बराबर किसके हो जाएगा सरकार,
ये बराबर हो जाएगा ln 8a माइनस 3b अपॉन 8a के। अब माइनस साइन हटा दोगे तो जरा देखो कि यहाँ से पता लग गया कि 3kt हाफ ऑफ b ये बराबर हो जाएगा किसके, इसको रेसिप्रोकल ले दो क्योंकि हम माइनस हटा रहे हैं, ये हो जाएगा ln 8a अपॉन 8a माइनस 3b के। ठीक है बच्चों, अगर ये इसके बराबर हो गया तो फर्दर मुझे इधर का हिस्सा थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और आपको उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों जरा देखना, आगे जब हम लेके चलेंगे तो आगे हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो कैसे हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3kt हाफ ऑफ b। अब अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 log 8a अपॉन 8a माइनस 3b लिख सकता कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता। अब जरा बताओ a बाई b इज इक्वल टू 3/4, तो 4a इज इक्वल टू 3b, तो 3b की जगह 4a रिप्लेस कर दूंगा तो 3kt हाफ ऑफ b ये बराबर हो जाएगा 2.303 log 8a और 3b की जगह 4a लिख दूंगा तो 8a माइनस 4a फाइनली क्या आ जाएगा 4a और ये कट के हो जाएगा 2 log 2 इंटू 2.303 मैं जानता हूं, तुम्हें भी बता चुका हूं 0.693 आता है और यहां से t हाफ ऑफ b कितना आ गया अपॉन 3k। अब जरा देख लो 0.69 अपॉन 3k ये क्या है, जरा t हाफ ऑफ a लिख के दिखाओ मुझे। मैं t हाफ ऑफ a लिखूंगा 0.693 अपॉन k और जो होगा मोलर कोफिशिएंट वही सामने आ जाएगा, यानी कि दिस इज नथिंग बट t हाफ ऑफ a, t हाफ ऑफ a। सो अब कोई मुझसे पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का नंबर 1 से ज्यादा हो और वो रिएक्शन मोलर कोफिशिएंट के रेशियो में हो रही हो बच्चों, और साथ साथ वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही हो, तो जितना हाफ लाइफ होगा एक रिएक्टेंट के लिए उतना ही हाफ लाइफ होता है किसके लिए बच्चों, दूसरे रिएक्टेंट के लिए। ये बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर दे देगा तो मैक्सिमम बच्चा उसमें फंस ही जाता है, उसमें वो प्रॉब्लम ही फेस करता है बच्चों। तो यहाँ ये बात पूरी तरह से प्रूफ हो गई। अब अगर ये बात प्रूफ हो गई तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आगे जो भी कुछ बचता है वो मैं आपको 1 बाय 1 करके कराता चलता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो बच्चों, कई सारे चीज़ें हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम देंगी, तो उसको मैं ज़रा अच्छे से आसान करने का कोशिश करता हूँ। बच्चों इम्पॉर्टेंट में अब मैं जो भी बातें लिखूंगा उसे इम्पॉर्टेंट करके आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, टाइम रिक्वायर्ड फॉर x% completion of reaction, x% completion of reaction, किसी रिएक्शन के x% कंप्लीट होने में लगने वाला जो टाइम है बच्चों हम उसकी बात करेंगे। चलिए मान लीजिए कि किसी रिएक्शन में A से बनता है B या A से बनता है अगर B और माना कि इसका जो अमाउंट था सपोज करो वो m था शुरू में, t इक्वल्स टू 0 पे ये m था तो ये 0 बन जाएगा। अब किसी टाइम t डैश पे, अगर किसी टाइम t डैश पे बच्चों ये टूटता है कितना, ये टूट जाता है मान लो n, तो ये कितना बन जाएगा n। अब मैंने हेडिंग क्या डाल रखी है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर x% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन x% हुई है, यानी कि ये जो n है ये m का x% है। तो जरा देखो n जो है वो क्या है, m का x% है। तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं कि n इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स अपॉन 100। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो अब जरा देखना, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैं बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं KT इज इक्वल्स टू 2.303 log R0 अपॉन RT। यहां से मैं लिख सकता हूं KT x%,
2.303x% होने में लगने वाला समय। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T इक्वल्स टू 0 पे था m और एनी टाइम t पे था m माइनस n। अब जरा आगे आ जाओ, KTx% इक्वल्स टू 2.303 log m अपॉन m माइनस mx अपॉन 100। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो KTx% आ जाएगा 2.303 log m, ये 100 ऊपर चला जाएगा यानी 100m अपॉन 100m माइनस mx। ठीक है, अब बच्चों अगर नीचे से m कॉमन कर दूंगा तो ऊपर से m कट जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, Tx% इक्वल्स टू 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस x। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो बच्चों याद रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि सपोज A गिव्स B, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, calculate the time required for 30% completion of the reaction, calculate the time required for 40% completion of the reaction, calculate the time required for 99% completion of the reaction, A B C D E F G H कुछ भी पूछ ले कि इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, तो बार बार आपको इतने लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा तो समय ज़्यादा कंज्यूम होगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पहला एम होता है बच्चों, वो फर्स्ट एम ये होता है कि हमको क्वेश्चन को कम समय में सही करना है। ये ध्यान रखना, कम समय में करना है, नहीं तो कम समय में करते करते गलत भी कर देते हैं बच्चे। हमारा किसी भी कंपटीशन का जो पहला एम होगा हमें क्वेश्चन करते वक्त, वो ये एम होगा कि हमको क्वेश्चन को कम टाइम में और करेक्ट करना है, कम टाइम में रॉन्ग नहीं करना है बच्चों। नहीं तो सर मैं तो क्वेश्चन कम टाइम में करूंगा सर लेकिन गलत करूंगा, ठीक है, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, आप उसको करेक्ट करेंगे और इसके लिए ये बहुत बड़ा आपका क्या बन जाएगा, ताकत। कैसे ताकत बनेगा ये मैं आपको एक क्वेश्चन के इस्तेमाल से बताता हूं और उसमें एक ऐसा रिजल्ट निकाल के देता हूं कि आप बिल्कुल मजे से झूम उठेंगे। मान लीजिए कि हमसे कहता है कि सपोज R gives P, we have a reaction, suppose we have a chemical reaction in which R gives P and this reaction follow first order kinetics। कहता है कि कैलकुलेट करो इसका, सबसे पहले T हाफ कैलकुलेट करो, उसके बाद कैलकुलेट करो T हाफ के बाद टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, फिर निकालो टाइम फॉर 87.5% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, फिर निकालो टाइम फॉर 93.7% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें R गिव्स P है और R गिव्स P में दिया है N1 यानी कि रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो कहता है कि T हाफ निकालो, T 75% यानी 75% रिएक्शन के होने में लगने वाला टाइम, एंड ऑल्सो कैलकुलेट T 87.5 यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 87.5% completion of the reaction, and also calculate the time required for the 93.75% completion of reaction। और हमसे कहता है कि टाइम फॉर 99.9% completion of reaction। तो जरा देखें मेरे बच्चों, अगर T हाफ का मतलब क्या है कि 50% होने में लगने वाला टाइम, तो जरा देखो आप यहीं से निकाल दो K T 50%, चाहे बोलूं T 50% और चाहे बोलूं T हाफ, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ वह टाइम होता है जिसमें कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा टूट चुका हो। द टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड T हाफ। तो यहां से K T 50% जो होगा बच्चों वो 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस x का इस्तेमाल करते हुए यहाँ 50 कर दूंगा, तो यहाँ पर T 50% हमारा आ गया 0.693 अपॉन K, क्योंकि 2.303 इंटू लॉग 2.693 अपॉन K के बराबर होता है। बच्चों रोने मत लगना,
ठीक इसी तरह से जब निकालूंगा t हाफ आ गया, अब निकालूंगा t 75% तो क्या हो जाएगा k t 75% जो होगा वो होगा 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 75, यानी k t 75% इज 2.303 और ये नीचे 25 आ जाएगा 4, यानी 2 log 2, यानी कि t 75% जो हो जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा। हम जानते हैं कि 2.303 इंटू log 2 किसके बराबर होता है 0.693 के, और ये अगेन 2 हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2.303 log 2 अपॉन के। अब जरा देखो ये क्या हो जाता है 0.693। अब जरा देखो बहुत गजब का रिजल्ट आया, 2 इंटू 0.693 अपॉन के, यानी कि जो t 75% होता है वो t 2t हाफ के बराबर होता है कि नहीं। अगर कोई रिएक्शन, बहुत बड़ा रिजल्ट है, अगर कोई रिएक्शन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो 75% होने में लगने वाला समय 75% कंप्लीशन में रिक्वायर्ड टाइम जो होगा इट इज जस्ट डबल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50%। ये मैं कह रहा हूं इसलिए ना मानो, ये मैंने प्रूफ कर दिया इसलिए मानना आपकी मजबूरी है और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। अब बच्चों अगर मैं t 87.5% निकालूंगा तो k t 87.5% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 87.5। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log 100 अपॉन 87.5 ऐड कर दूंगा तो 88 हो जाएगा, और उसके बाद 88 और 12 यानी कि 12.5, ये जीरो काट दो, ये कितना हो गया 1000, और ये कितना हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 25 ये 8 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3। देखिए जरा 2.303 log 2 की पावर 3, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 3 सामने चला जाएगा और 2.303 और log 2 कितना हो जाएगा 0.693, यानी कि t 87.5% जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन k का जस्ट ट्रिपल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल जस्ट ट्रिपल होगा, यानी कि t 87.5% जो होगा बच्चों वो 3 गुना होगा किससे t हाफ से। ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए ना मानो, ये बात मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं इसलिए मानना आपकी मजबूरी है। बच्चों अगर यहां मैं लिखूं तो यानी कि t 75% ये बराबर होता है 2t हाफ के, t 87.5% ये बराबर होता है किसके 3t हाफ के। चलो ऐसे लिख देता, थोड़ी जगह भी मिल जाएगी। ये प्रूफ होके आ गया है, ये किसके बराबर है 2t हाफ के, ये किसके बराबर है 3t हाफ के। अब आगे दिखा देता हूं आपको, मौजा ही मौजा है, ऐसे रिजल्ट आपको कभी मिलेंगे नहीं। और अगर कहीं ये गलती से याद हो गया आपको तो जब तक कोई बच्चा पेन उठाएगा, सोचेगा, समझेगा, तब तक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा झट से आंसर ले आ देगा। जब तक लोग कुछ सोचेंगे तब तक तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। और आगे जरा देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं t 93.75 की तो k t 93.75 ये बराबर हो जाएगा 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 93.75। इसको सॉल्व करोगे तो k 93.75% ये बराबर हो जाएगा 2.303 log 2 की पावर 4, ये 16 आएगा, चाहे तो करके देख लो। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो t 93.75% आ गया, ये कितना आ गया 4 इंटू 2.303 log 2 और अपॉन के। हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.693 होता है, 0.693 अपॉन के, यानी कि t 93.75% ये तो 4t हाफ होता है। तुम भी घबरा गए होगे कि सर कैसा डाटा लिए हैं आप तो बड़े स्मार्ट निकले, आपने तो ऐसा डाटा ले दिया जो 2t हाफ, 3t हाफ, 4t हाफ, अगला 5t हाफ नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ये 4t हाफ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस डाटा को उठाया
कि आप इसको याद करके रखना, जान लो जो होगा टी हाफ उसका जस्ट डबल होता है कौन, टी 75%, और उसका जस्ट ट्रिपल होता है कौन, टी 87.5%, और उसका जस्ट 4 टाइम होता है कौन, टी 93.75%। अब अगले की बात कर लेता हूं तो वो आई थिंक 10 टाइम आता है, एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता। टी 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 हो जाएगा बच्चों। तो ये के टी इज इक्वल्स टू टी 99.9% इक्वल्स टू 2.303 log 100 अपॉन 0.1 यानी 1000 यानी 10 की पावर वेट log 100 ये 0.9 है, 0.1 ऐड कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, और 0.1 ऐड कर देंगे तो अगर ये 100 हो गया तो कितना हो गया, 1000 हो गया। यानी कि ये कितना हो जाएगा, के यानी के टी 99.9% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2.303 log 10 की पावर 3 सामने आ जाएगा 3, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2.303 अपॉन कितना हो जाएगा, के, ये आ जाएगा बच्चों। इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट इतनों का बहुत रिलेशन है। अगर ये डाटा याद रहेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे जैसे मुस्कुरा करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है ये। इसको जितना अच्छे से होल्ड करोगे उतना मज़ा करोगे तुम। अब बच्चों आगे अगर हम लोग चलते हैं और आगे चलेंगे तो और बहुत सारी बातों को 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट में आपने पहली ये देखी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द x% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसी के साथ अब आप इम्पॉर्टेंट में ही दूसरी बात ये देखोगे कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटता था, सॉरी जीरो ऑर्डर में, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज टूटेगा। कैसे, मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये एक रिएक्टेंट है, अगर इसके लिए रिएक्टेंट का 10 मोलर है, अगर इसके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू 5 मिनट है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट के बाद ये 5 मोलर बचेगा, अगले 5 मिनट के बाद ये 2.5 मोलर बनेगा। इसी तरह से घटता जाएगा। यहाँ भी देखो रिएक्शन कितना हुआ, 50%, यहाँ भी देखो कितना हुआ 50%, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी जरा देखो कितना हुआ 5 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ भी कितना हुआ 50%। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करिएगा, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, equal percentage of reactant is dissociated within equal time difference, within equal time difference। अगर टाइम डिफरेंस सेम हो तो सेम अमाउंट टूटता है रिएक्टेंट का। अब इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर के केस में एक न्यूमेरिकल लेकर के दिखाया था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हमने नोट की। अब जरा मुझे ध्यान से सोच लेने दो कि कुछ और तो नहीं बच रहा दाएं बाएं से जो हमें क्रॉस करके निकल सकता है, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बच रहा है। ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस कर ही दिया था, ये हमने बता ही दिया कि x% होने में लगने वाला टाइम हमने बता दिया, और आपको साथ साथ हमने ये बता दिया कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटता है। तीसरी बात एक और है, ध्यान आ गई मुझे, अगर कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट P में टूटता है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और R का कंसंट्रेशन दिया है T1 पे R1 और T2 पे R2, तो इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनता है, वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो बनेगा वो सामान्य नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू
2.303 of T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस पर न्यूमेरिकल आ गई तो बच्चा फंस ही जाता है, क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी में क्या पढ़ा रहता है, एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन T इक्वल्स टू 0 और T एट एनी टाइम T पे पढ़ा रहता है, लेकिन यहाँ तो T इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दो अलग अलग टाइम पे अगर कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन ये वाला यूज करिएगा, 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R2। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बताया। अब हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल ही हमारी जान है, न्यूमेरिकल ही हमारी ताकत है, न्यूमेरिकल से ही हम कुछ सीख सकते हैं। बाकी थियरी तो चाहे जहाँ पढ़ेंगे ऑलमोस्ट एक जैसी ही थियरी हर जगह पे मिलती है। ये अलग बात है कि आपने मुझसे पढ़ा होगा और ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि थियरी भी ऐसी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, हर किताब में अवेलेबल नहीं है, हर स्कूल में अवेलेबल नहीं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है। नाम कितना भी बड़ा हो, नाम कितना भी छोटा हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी कंटेंट मैंने आपको डिलीवर किया है ईमानदारी से नोट्स बना के देखिएगा और कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, तो बुक्स वगैरह में ये बातें बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है बच्चों। आइए आगे हम लोग जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे तोड़ेंगे सर। आप जरा देखो, मान लो कि किसी रिएक्शन की बात करें जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है P में और B भी कन्वर्ट हो रहा है P में। ये दोनों रिएक्शन फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। कह रहा इसके लिए जो T हाफ की वैल्यू है वो 5 मिनट है और इसके लिए जो T हाफ की वैल्यू है वो 15 मिनट है। अगर ऐसा कहता है, जरा मुझे देख लेने दो, कहीं कैमरे के एंगल से तो बाहर नहीं जा रहा है, जस्ट मैं आपका 2 से 3 सेकंड लूँगा, थोड़ा सा शायद बाहर गया है, आई थिंक नहीं गया, ठीक है, ओके। बच्चों अब जरा देखो और बात को समझो। अगर ऐसी स्थिति है, अब मैं अगर बोलूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू 4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इस रिलेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो हमसे पूछते हैं टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो जरा देखो, अगर हम यहाँ पर देखें और शुरू में अगर मान लो इसके भी 1 मोलर लिए गए हैं और इसके भी कितने लिए गए हैं, 1 मोलर लिए गए हैं, तो 5 मिनट पे ये कितना हो जाएगा, ठीक 5 मिनट बाद A कितना हो जाएगा, यानी A है आफ्टर 5 मिनट A कितना हो जाएगा 1/2, और अगेन आफ्टर 5 मिनट 1/4, अगेन आफ्टर 5 मिनट ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यानी कि 15 मिनट के बाद ये 1 था तो कितना बचेगा 1/8 बचेगा। और अगर B की बात करें तो B जो है 15 मिनट के बाद कितना बचेगा, B 15 मिनट के बाद बचेगा 1/2। अगर B 15 मिनट के बाद बच्चों 1/2 बचेगा तो जरा देखो कि इस बात को समझना जरा कि कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर है 4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के, यानी कि जब A की वैल्यू 1/8 थी तो इसमें 15 मिनट लगा था और ये 4B के बराबर हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितना हो जाएगा 4/8 यानी 1/2। और हमने देखा था कि 15 मिनट के बाद वास्तव में B कितना बचता है 1/2, और इस रिलेशन से भी पता लग गया B कितना बचा 1/2, यानी कि 15 मिनट वह टाइम होगा जब A और B दोनों का अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो जरा, A का 1/8 होना और का मतलब है कि B कितना हो गया 1/2 हो गया। अगर A के 1/8 होने से यानी 15 मिनट बाद A कितना हो जाएगा 1/8, और A अगर 15 मिनट बाद 1/8 हो रहा है तो इस रिलेशन से हमको पता लगा कि जब A था 1/8 तो उस वक्त B को कितना होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। तो हमने देखा कि हाँ भाई
बी तो सही में 15 मिनट बाद 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट उसका हाफ लाइफ है, यानी कि 15 मिनट वह टाइम है जिस टाइम पे ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन बच्चों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों जब हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। मान लीजिए कि किसी रिएक्शन में NR से बनता है प्रोडक्ट P। इस रिएक्शन के बारे में हमसे कहता है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा हो और इसके कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो, कंसंट्रेशन और टाइम, और इस रिएक्शन के लिए T½ की वैल्यू दी हुई है 24 मिनट और 48 मिनट पे कह रहा है कि ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन घट रहा है वो रिएक्टेंट होगा और जिसका कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट होगा। आओ जरा देखते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी, ये है हमारा क्वेश्चन। यानी हमसे कहता है NR gives P, concentration time graph is given, the reaction follow first order kinetics and the half life of the reaction is 24 मिनट। देन हमसे कह रहा है कि n की वैल्यू पता लगाओ। चलो बेटा पता लगा लेते हैं। अगर NR से बनता है P और इसका मैंने मान लिया कि इनिशियल अमाउंट है सपोज A, तो t=0 पे ये कितना बन जाएगा, 0। किसी टाइम t' पे अगर ये टूटता है A माइनस x, तो ये कितना बन जाएगा, x/n बन जाएगा। एक तो ये तरीका है, या अगर ऐसा नहीं तोड़ना चाहते हो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है बेटा, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर इसका nx टूटेगा तो ये कितना बन जाएगा, x, क्योंकि n मोल से 1 बन रहा था, nx मोल से x मोल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा देखना कि हम जानते हैं कि इफ t = 48 मिनट देन a माइनस nx ये बराबर हो जाएगा x के। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर ये था a तो ठीक 24 मिनट के बाद ये कितना बचेगा, a/2, और अगले 24 मिनट के बाद ये कितना बचेगा, a/4। यानी कि आफ्टर 24 to 24 यानी 48 मिनट, 48 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट बचेगा वो कितना बचेगा, a/4 बचेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ a माइनस nx, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। अगर ये टाइम मैं लगा दूँ कितना, 48 मिनट, तो 48 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, a माइनस nx, ये है रिएक्टेंट का अमाउंट, ये कितना बचेगा, ये a/4 बचेगा। अगर बच्चों ये a/4 बचेगा तो ज़रा यहाँ से देखो बहुत ध्यान से कि रिएक्टेंट a/4 बचा, तो इसका मतलब टूटा कितना, कोई चीज़ a था और अगर वो कितना टूट जाए तो a/4 बचे, यानी कि 3a/4 अगर टूट जाए तभी तो ये a/4 बचेगा। यानी कि अगर मैं nx की बात करूं तो यहाँ से कंपेयर करने पता लग जाएगा nx किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, nx बराबर हो जाएगा 3a/4 के। अब अगर nx जो है वो 3a/4 के बराबर हो जाएगा तो हमको n की वैल्यू चाहिए, तो nx बराबर है 3a/4 के बच्चों। तो ज़रा देखना x तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, ठीक है। अब टोटल टूटा हुआ अमाउंट है nx, और जब nx की जगह हम रिप्लेस करेंगे 3a/4 तभी तो a और माइनस 3a/4 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a/4 के। अब जरा देख लेना 3a/4 आ गया। अब x कितना आया है जरा देखो, 48 मिनट के बाद x की जगह हमने a/4 लिखा है तो यहाँ भी लिख दो, n × a/4 = 3a/4, तो 4 से 4 कट गया और a से a कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से पता लगता है हमें कि हमें जो n की वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू हमें 3 के बराबर आ जाएगी। अगर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और आपसे कई सारी बातें उस पर करता हूँ, ज़रा देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि किसी रिएक्शन R गिव्स P में कहता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसा है, ठीक है। अगर ये है 4 मिनट, ठीक है, तो T हाफ पता लगाओ, ठीक है। R गिव्स P है, मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन है A शुरू में, तो ये 0 हो जाएगा, A माइनस एक्स ये x हो जाएगा। अगर t इज इक्वल टू 4 मिनट कंसीडर कर दूं तो a माइनस एक्स बराबर x के हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू a बाई 2, यानी कि 4 मिनट वह टाइम डिफरेंस है जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा टूट जाता है। और बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि दैट टाइम विद इन विच हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो यहां से हमने देखा कि 4 मिनट में आधा रिएक्टेंट टूट जाता है, तो मेरे बच्चों हाफ लाइफ हो जाएगा कि नहीं 4, तो इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होगा वो 4 मिनट ही होगा बच्चों, ठीक है। अब अगर पूछता है कि बताओ कि ये सेम रिएक्शन 75% कितनी देर में होगी, ये सेम रिएक्शन 87.5% कितनी देर में होगी, ये सेम रिएक्शन 93.75% कितनी देर में होगी, तो हमने बताया था ये होता है 2t हाफ यानी 2 इंटू 4, ये होता है 3t हाफ यानी 3 इंटू 4, ये होता है 4 इंटू हाफ यानी 4 इंटू 4, तो सारे का टाइम हमको निकल के आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आ रहा है, और ध्यान में आ रहा है बच्चों तो आप कर ही डालो उसको यार, जब कर डालोगे तो आपको थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। हमसे कहता है कि एक रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होता है। देखो A से B तक जाता है और फिर B से C तक जाता है। जब A से B तक जाता है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और जब B से C तक जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। बच्चों जब ये A से B तक, और रिएक्शन कांस्टेंट यहाँ भी K है, यहाँ भी K है। यहाँ कहता है कि इसका इनिशियल अमाउंट था A0, यहाँ से पहुँचता है ये A0/4 तक, और यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है तो फाइनली ये बचता है A0/16। तो कह रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ होने में लगने वाला टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ होने में लगने वाला टाइम t2 है, तो गिव द वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे, तो फ्रॉम A टू B हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे जीरो ऑर्डर वाला, यानी RT इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। बच्चों RT की वैल्यू जरा ध्यान से देखना, तो किसी टाइम T पे अगर हम देखें तो कह रहा है कि अगर ये यहाँ से A0 से A0/4 हो रहा है, ध्यान से देखना, तो कितना बचा होगा, ये A और A0/4 ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो बचा कितना होगा, A माइनस A0/4 माइनस K, और ये T1 दिया है और इसका इनिशियल अमाउंट है A0, तो ये कितना हो गया 3A0/4, तो माइनस A0, ये कितना हो गया KT1 माइनस के साथ, तो माइनस A0/4 इक्वल टू माइनस KT1। तो यहाँ से बच्चों T1 कितना आ गया, T1 आ गया A0/4 के, यानी कि अगर ये A0 से A04 देता है इसको और इसमें टाइम T1 लेता है, तो ये T1 जो होगा वो A0/4 के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं फ्रॉम B टू C, बहुत ध्यान से देखना, तो KT कितना हो जाएगा 2.303 log R0/RT। तो इसको यहीं RT को ही ध्यान से देखना है, ये K ही रहेगा, ये T2 हो जाएगा, ये 2.303 log R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना कंसीडर किया जाएगा A0/4, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2 पे रिएक्टेंट कितना बचेगा। अगर प्रोडक्ट बन गया A0/14 और पहले था ये A0/4, तो ये बचा कितना होगा, दिस माइनस दिस, तो A0/4 माइनस A0/14, यानी हम T2 निकालेंगे तो 2.303/K log, इसका LCM 14 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो A0/4
इंटू 16 और ये 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 3a0, a0 से a0 कट जाएगा, 4 4 जा 16, तो T2 कितना आ गया 2.303 अपॉन के log 4/3। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 दोनों को सम कर दो, यानी कि जो T1 और प्लस T2 होगा बच्चों वो कितने के बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा a0/4 प्लस 2.303 अपॉन के log 4/3, और बिल्कुल यही इतना आएगा। एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आज का पूरा फर्स्ट ऑर्डर पे जो भी कुछ मुझे मालूम था मैंने डिलीवर कर दिया आपके लिए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को खुद जानिए। आगे जो लेक्चर्स होंगे अब वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, या जो भी कुछ बातें अब आगे होंगी वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ सिखा पाया होगा। और बच्चों अगर मैंने आपको कुछ सिखा पाया होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।